नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिमिनल आईक्यू में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में तूफान मचाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं छांगुर बाबा के केस की। एक आदमी जो सालों पहले साइकिल पर अंगूठियां बेचता था, अचानक से कैसे उसका हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य सामने आया है। उसने कैसे बनाया हजारों करोड़ रुपए का एम्पायर और क्यों उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन और ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कहानी है पैसों की, धोखे की और एक बड़े रैकेट की। तो तैयार हो जाइए, इस केस में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ हम बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों यूपी के बलरामपुर से। छोटा सा गांव जिसका नाम रहरा माफी है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आता है। ये गांव नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। यहाँ एक आदमी था जिसका नाम जलालुद्दीन है, जिसे लोग छांगुर बाबा भी कहते थे। ये वही शख्स है जो एक समय पर साइकिल पे घूम घूम कर अंगूठियां और तावीज बेचता था। लेकिन ये कोई साधारण व्यापारी नहीं था। देखते ही देखते इसने पास ही में स्थित चांद औलिया दरगाह को अपना अड्डा बना लिया और एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो कि सैकड़ों करोड़ से भी ज्यादा का है। सवाल तो ये भी उठता है कि कैसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर बाबा ने अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को टारगेट किया, यानी कि गरीब और बेसहारा लोग, जिसमें विधवा और बेरोजगार यूथ भी शामिल है। उसने कुछ लोगों को पैसों का लालच दिया, जिसमें 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक डेली कमाने का अवसर दिया जाता था, छोटी मोटी नौकरियां या शादी का वादा। लेकिन ये सब एक बड़े रैकेट का हिस्सा था, इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन का एक ऐसा रैकेट जो कि अभी सामने आया है। उत्तर प्रदेश एटीएस के अकॉर्डिंग ये नेटवर्क 15 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो ना सिर्फ यूपी में बल्कि महाराष्ट्र और नेपाल तक फैला हुआ था। 5 जुलाई 2025 को एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी क्लोज एसोसिएट नीतू यानी कि नसरीन को लखनऊ के एक होटल से अरेस्ट किया। इसके साथ ही बाबा के बेटे नवीन और एक और एसोसिएट महबूब, ये लोग भी जेल में हैं। ये अरेस्ट एक बड़े खुलासे की शुरुआत थी। तो ये बाबा था कौन, एक सूफी संत या कोई मास्टरमाइंड? ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा इस कहानी की और भी ज्यादा गहराई में। इस केस की तलाश करते हुए इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल यूपी एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा खुलासा किया। छांगुर बाबा का रैकेट कितना ऑर्गेनाइज था और इसमें कुछ कोडवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई शक ना करे और बिना रोक टोक के ये चलता रहे। इनमें कुछ कोडवर्ड्स तो ऐसे थे दोस्तों जिन्हें सुनकर किसी को भी शक होना लगभग नामुमकिन सा था। इसमें पहला कोडवर्ड था प्रोजेक्ट। ये था टारगेटेड लड़कियों के लिए, जिसमें कई लड़कियों को टारगेट किया जाता था और उन पर धीरे धीरे हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा है मिट्टी पलटना, इसका मतलब था रिलीजियस कन्वर्जन। और तीसरा था काजल करना, ये था मेंटल मैनिपुलेशन यानी कि ब्रेन वॉशिंग। और चौथा यानी कि आखिरी वाला था दीदार, मतलब छांगुर बाबा से एक प्लान मीटिंग। इन सब के अकॉर्डिंग सबसे पहले लड़कियों को फंसाया जाता था, फिर उन्हें शादी का झांसा देकर दूसरे धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया जाता था और फाइनली उन्हें छांगुर बाबा से मिलाया जाता था ताकि वो लोग मिलकर और भी लोगों को इस प्लान में शामिल कर सके। ये कोडवर्ड सुन के लगता है जैसे कोई स्पाई मूवी चल रही है ना? लेकिन ये सब असलियत में हो रहा था। एटीएस के अकॉर्डिंग बाबा ने कोडवर्ड्स के जरिए एक नेटवर्क चलाया जिसमें कई लोगों को फंसाया जाता था। रिपोर्ट्स कहते हैं कि 1500 से भी ज्यादा हिंदू औरतें और हजारों नॉन मुस्लिम, जिसमें सिख, ईसाई और बाकी धर्म की लड़कियों को फंसाया गया, कभी पैसे देकर, कभी शादी का झांसा देकर और कभी धमकियों से। इसके साथ ही बाबा के लविश लाइफस्टाइल ने सबको हैरान किया, क्योंकि उन्हें अलग अलग किस्म के जानवरों को पालने का भी शौक था। इसमें फॉरेन ब्रीड्स जैसे कि फॉरेन नस्ल के घोड़े और कुत्तों पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए। इस बाबा का पुणे में 16 करोड़ का एक एस्टेट भी है और उसी के साथ ही नागपुर में भी कई प्रॉपर्टीज है और यूपी के बलरामपुर में 5 करोड़ की कोठी थी। सवाल तो ये भी उठता है कि ये सब कहां से आया? एक अंगूठी बेचने वाला इतनी जल्दी ये सब तो नहीं बना सकता। तो जवाब है फॉरेन फंडिंग। ईडी के अकॉर्डिंग बाबा के कुल 40 बैंक अकाउंट है, जिसमें 106 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिले हैं। इनमें से 68 करोड़ रुपए जो कि 18 अकाउंट्स में थे और 7 करोड़ रुपए सिर्फ 3 महीने में फॉरेन सोर्सेज से आए हैं। ये पैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूएई से आते हैं। और एक और शॉकिंग बात, बाबा और नीतू ने 2014 से 2019 के बीच
19 बार यूएई का दौरा किया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ट्रिप्स फंडिंग या नेटवर्क बनाने के लिए थे या फिर किसी और बड़े साजिश की तरफ इशारा करते हैं। ये सवाल अब ईडी और एटीएस के रडार पर है, लेकिन ये नेटवर्क इतना बड़ा कैसे बन गया? क्या इसके पीछे कोई और था? तो चलिए इस कहानी की एक और परत खोलते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी में एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। 8 जुलाई 2025 को बलरामपुर के उतरौला में छांगुर बाबा की 40 रूम वाली लग्जरियस कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कोठी, जो कि गवर्नमेंट की जमीन पर इलीगली बनाई गई थी, जिसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा की थी, 3 दिनों तक इसे मिट्टी में मिलाने का काम किया गया और इन सब में 1 लाख कुंटल से भी ज्यादा का मलबा निकाला गया। ये सीन देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो, लेकिन ये एक्शन यहीं पर नहीं रुका। 14 जुलाई 2025 को बलरामपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी किया, जिसे बाबा की कोठी के बाहर लगाया गया, जिसमें 8,55,398 रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। ये पैसे डिमोलिशन यानी कि नगरपालिका की कार्रवाई का खर्च बताया गया है और नोटिस नीतू के नाम पर जारी किया गया है, क्योंकि ये कोठी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि छांगुर बाबा की एक्टिविटीज न सिर्फ समाज के खिलाफ है, बल्कि पूरे देश के खिलाफ भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये बुलडोजर एक्शन सही है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल पूछ लिया, कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन एक्शन सिर्फ एक कम्युनिटी पर ही क्यों हो रहा है? ये डिबेट तो फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है दोस्तों, और इस पर हम बाद में चर्चा ज़रूर करेंगे। अब आते हैं इस केस के लेटेस्ट अपडेट पर, जो कि 15 जुलाई 2025 तक सामने आया है। सबसे पहले एक दिल दहला देने वाली कहानी एक महिला की है, जिसका नाम ज़ैनब बताया गया है। इस महिला ने अपना दर्द बयां किया है। उसने बताया कि 2019 में उसकी मम्मी को एक लड़के ने छांगुर बाबा से मिलवाया था, ये कहते हुए कि बाबा उसके पापा की शराब छुड़वा सकते हैं। लेकिन 2024 में उस लड़के ने उससे कानपुर में बाबा से मिलवाया और फतेहपुर के एक मस्जिद में उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। वीडियो कॉल पर बाबा ने उसका नाम बदलकर ज़ैनब रखा और धमकियों के साथ उससे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने को कहा। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में 2019 में। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। एक बाबा है छांगुर पे, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दुआ लेने और तावीज लेने। उसके बाद 2019 में हम बाबा से मिले। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया के। हाँ। और कहाँ ये कौन मिला आपको? रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा। कहाँ मिला रुद्र शर्मा? कानपुर में। मम्मी जा रही थी अपने मायके जब। अच्छा। तो उसने कहा कि शराब पीला छुड़वा देंगे पापा की। फिर 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पढ़ी, और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था। मेरी मम्मी को वो बहन बोलता था और उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, हिंदू नाम बता के। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तब हमें उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी। बाबा पहले पता था कि बाबा मुसलमान है कि नहीं पता था? बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा। उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, दुआ लेने, तावीज देते हैं, ये पता था। तो 2024 में उसने शादी करा दी। हाँ। फिर? और 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे।
और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। ये कहानी सुन के दोस्तों दिल रो पड़ता है, क्योंकि ये दिखता है कि कैसे ये नेटवर्क गरीब और बेसहारा लोगों का शोषण करता था। अब इस केस पर भी ईडी की एक्शन और तेज हो गई है। 12 जुलाई को ईडी ने 18 बैंक अकाउंट में 68 करोड़ रुपए ट्रैक किए, जिसमें से 7 करोड़ सिर्फ 3 महीने में फॉरेन सोर्सेज से आए थे। टोटल 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स और 40 सील कंपनियों की जांच चल रही है। ये भी शक है कि 3 साल में 500 करोड़ की फंडिंग आई है, जिसमें 300 करोड़ नेपाल के काठमांडू और बंके डिस्ट्रिक्ट के रास्ते इलीगल तरीके से आए हैं। ईडी अब छांगुर बाबा को कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है, ताकि इन फाइनेंशियल ट्रेल्स को पूरी तरीके से खोला जा सके। एक और बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में कोडवर्ड्स के अलावा एक ग्लोबल सेंटर बनाने की प्लानिंग भी थी, वो भी नेपाल बॉर्डर पर, जिसका मकसद था इस्लाम का प्रचार करना। ये बात कितनी सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, लेकिन ये शक है कि इसमें पाकिस्तान के आईएसआई लिंक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक सीरियस एलिगेशन है और इस केस पर ईडी और एटीएस दोनों अपनी नज़र बनाए रखे हैं। अब ज़रा बलरामपुर के लोगों की बात सुनते हैं, जिन्होंने छांगुर बाबा के बारे में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। छांगुर बाबा के यहाँ पे सफाई कर्मी रहे। छांगुर बाबा के यहाँ कब से काम कर रहे थे, कितना पैसा मिलता था? 15,000 रुपया मिलता था। हाँ, 6 महीना साथ काम किया हमने। उसके बाद हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार धारेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हैं। 5 लाख रुपया दे रहा था हमको। हम कहे 5 लाख नहीं, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हम मुसलमान नहीं होंगे, हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे। 5 लाख रुपए में तैयार नहीं हुई और नहीं बढ़ाया उसने? नहीं, और नहीं बढ़ाया। कहे 5 लाख ले लो, तुम्हारा घर बनवा देंगे, तुम्हारे बच्चे बढ़िया से रहने लगेंगे, खाना पीना बढ़िया से खाओगे और गाड़ी से चलोगे। उसके बाद जो वहाँ ठेकेदार काम कर रहे थे उनसे बताया तो वो बाबा का बोलने लगे। उसके बाद कहने लगे तो उनसे तू महिमा हुआ। उसके बाद ठेकेदार से झगड़ा हो गया। हम वहाँ से चले आए, डीआईजी के पास गए, तभी नहीं सुनवाई हुआ। बहुत दूर गए। ऐसे बलरामपुर में सबके पास गए? अब हाँ, कोर्ट में गए। कोर्ट में जैसे वहाँ चालू रहता था तो कोर्ट में बस रुको, तारीख मिल जाता था। बाबा का गांव रहरा माफी और उत्तरौला के लोग इस केस से पूरी तरीके से हैरान हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बाबा एक स्पिरिचुअल लीडर था जो गरीबों की मदद करता था। दूसरी तरफ कई लोग उस पर गुस्सा है, कहते हैं उसने उनके विश्वास का गलत फायदा उठाया। एक लोकल ने ये कहा, हमने सोचा था कि ये बाबा है, लेकिन ये तो एक क्रिमिनल निकला। ये कंट्रोवर्सी इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। एक और एंगल भी सामने आया है। बाबा के एक पुराने दोस्त वसीउद्दीन खान ने उसके खिलाफ पीएमओ तक शिकायत की है, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ये सब दिखाता है कि बाबा के अपने सर्कल में भी दुश्मनी थी। तो क्या ये मामला सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन का है या इसमें पर्सनल राइवलरीज भी शामिल हो सकती है? अब सवाल ये है कि छांगुर बाबा के केस का अगला चैप्टर क्या होगा। यूपी एटीएस अभी भी बाबा और नीटू से पूछताछ कर रही है, जो कि 16 जुलाई तक कस्टडी में है। ईडी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन को और भी गहराई से कर रही है और जल्द ही बाबा की और प्रॉपर्टीज भी सीज की जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब छांगुर बाबा के घर में पुलिस ने रेड किया तो उन्होंने देखा कि छांगुर बाबा के घर में हर एक चीज फॉरेन से आई हुई थी। चाहे वो उनके घर की टाइल्स हो या उनका डेली यूज करने वाला टॉवल हो, ब्रश हो, यहाँ तक कि इस बाबा के यूज करने वाली टूथपेस्ट भी सऊदी अरब की थी। ये बाबा पूरी तरीके से विदेशी चीजें इस्तेमाल करता था। इसके घर में ही सिर्फ हजारों करोड़ रुपए के सामान मिले हैं, जिसमें फॉरेन ब्रीड के कुत्ते, घोड़े और बाकी की चीजें शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये नेटवर्क मिशन आबाद का हिस्सा था, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पॉपुलेशन डायनामिक्स बदलने की कोशिश करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छांगुर बाबा के पीछे कोई और बड़ा शख्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? आखिर कैसे 15 सालों तक ये छांगुर बाबा अपना काम बेधड़ल्ले से करता रहा? इस बीच कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों किसी भी सरकार या फिर किसी प्रशासन की नज़र इस छांगुर बाबा पर नहीं पड़ी? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इसमें आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है दोस्तों। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। इस कहानी पर अब भी नए अपडेट्स आते रहेंगे और हम आपको इन सारे अपडेट्स के बारे में बताते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करिए ताकि लोग इस कहानी से रूबरू हो और आगे आने वाले समय में वो गलतियां करने से बचे जिसे इस कहानी में हज़ारों लोगों ने किया है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी छांगुर बाबा की कहानी की एक झलक। इसी स्टोरी पर अगला वीडियो जल्दी लाएंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए बने रहिएगा क्रिमिनल IQ के साथ, जो सच और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।